क्रिस्टीन डी पिज़ान का जन्म 1886 समाज के हुआ था, जो इतालवी पुनर्जागरण के दौरान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यह माइजिया सेना टेरिची एक्टिजिस से एनाबो अने होंचे बीते करता है। थॉमस नेडिया एडी पिज़ान अत्यधिक एचेटोन एक चिकित्सक और दरबारी ज्योतिषी थे, जिन्होंने वेनिस गणराज्य की सेवा की थी। नई समय से अठारह कहने से मनन थे। थॉमस डी पिज़ान ने फ्रांस के राजा चार्ल्स पंचम के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और शाही ज्योतिषी के रूप में उनके दरबार में शामिल हो गए। परिवार ने पेरिस की यात्रा की, जहां फ्रांसीसी शाही दरबार के भव्य और बौद्धिक वातावरण में उनका स्वागत किया गया। जिन्हें द वाइज बुद्धिमान के नाम से जाना जाता था, थॉमस डी पिज़ान के संरक्षक बन गए और सुनिश्चित किया कि परिवार की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। अपने समय के अधिकांश पुरुषों के विपरीत थॉमस डी पिज़ान अपनी बेटी को शिक्षित करने में विश्वास करते थे और उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते थे। क्रिस्टीन डी पिज़ान की पहुंच लोअर लूवरे के रॉयल लाइब्रेरी तक थी, जो यूरोप में पांडुलिपियों के बेहतरीन संग्रहों में से एक थी। इतालवी और लैटिन में पढ़ना और लिखना सीखा और खुद को साहित्य और दर्शन के क्लासिक्स में डुबो दिया। क्रिस्टीन डी पिज़ान ने राजा के शाही सचिव और नोटरी 18 डुकॉस्टल से शादी की। उनका विवाह सुखद था और 18 डुकॉस्टल ने क्रिस्टीन डी पिज़ान की अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा का समर्थन किया। ये 3 बच्चे थे और क्रिस्टीन डी पिज़ान ने अपने घरेलू कर्तव्यों और अपने बौद्धिक जुनून के बीच संतुलन बनाए रखा। राजा चार्ल्स पंचम की मृत्यु हो गई, जो उनके पिता की स्थिति और परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका था। कुछ वर्षों बाद में उनके पिता थॉमस डी पिज़ान का निधन हो गया, जिससे परिवार अपने मुखिया के बिना रह गया। में त्रासदी हुई जब उनके पति 18 डुकास्टल की ब्यूएस के शाही मिशन पर अचानक मृत्यु हो गए। क्रिस्टीन डी पिज़ान एक हृदय एक बुजुर्ग माँ और एक भतीजी के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। उन्हें अपने पति की संपत्ति को जब्त करने का प्रयास करने वाले कई मुकदमों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें कानूनी प्रणाली की जटिलताओं को सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रिस्टीन डी पिज़ान ने बाद में लिखा कि अपनी स्थिति की कठोर वास्तविकताओं से निपटने के लिए उन्हें पुरुष बनना पड़ा। आजीविका कमाने के लिए क्रिस्टीन डी पिज़ान ने लेखन की ओर रुख किया और अपनी कलम से जीविका चलाने वाली यूरोप की पहली महिला बनी। उनकी शुरुआती रचनाएं कविताएं थी और विरेले वीर उन्होंने सेंट बैलेट्स गाथा गीत लिखे, जिनमें से कई ने उनके दुख और विधवापन के अकेलेपन को व्यक्त किया। उनकी कविता की एक प्रसिद्ध पंक्ति है मैं अकेली हूँ और अकेली ही रहना चाहती हूँ, अकेली से रहना चाहती हूँ। उनकी प्रतिभा ने ड्यूक ऑफ बेरी और ड्यूक ऑफ बरगंडी जैसे शक्तिशाली हस्तियों का संरक्षण आकर्षित किया। उन्हें बवेरिया की रानी इसाबो से भी समर्थन मिला। क्रिस्टीन डी पिज़ान न केवल एक लेखिका थी, बल्कि में जो अपनी पांडुलिपियों के निर्माण और चित्रण की देखरेख करती थी। फिर उन्होंने क्वेरियर डू रोमन डेला रोज के नाम से प्रसिद्ध साहित्यिक बहस में प्रवेश किया।
उन्होंने जीन डी मेहुन की रोमन डेला रोज की उसकी स्त्री द्वेष और महिलाओं के नकारात्मक चित्रण के लिए आलोचना की। महिलाओं के इस सार्वजनिक बचाव ने एक नैतिक अधिकार और एक बौद्धिक शक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित। यही सीना हादसे में पांच सप्ताह हुए उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति द बुक ऑफ सिटी ऑफ लेडीज यह पुस्तक उनके द्वारा पढ़े गए एक स्त्री द्वेषी पाठ की प्रतिक्रिया थी और इसका उद्देश्य पूरे इतिहास में महिलाओं के चरित्र का बचाव करना था। तीन गुण क्रिस्टीन डी पिजान को शानदार महिलाओं को रखने के लिए एक रूपक शहर बनाने का निर्देश देते हैं। वह शहर के पहले पत्थरों में से एक के रूप में बेबीलोन की योद्धा रानी सेमीरेमेस की कहानी को शामिल करती है। वह अमेजन और उनके साम्राज्य के बारे में लिखती है, उनकी बहादुरी और खुद पर शासन करने की क्षमता पर प्रकाश डालती है। की रानी ज़ेनोबिया की कहानी का उपयोग महिला साहस और नेतृत्व को दर्शाने के लिए किया गया है। क्रिस्टीन डी पिजान कवयित्री साफो जैसी बौद्धिक महिलाओं का भी सम्मान करती है। लेडी रेक्टिट्यूडे वफादारी और पवित्रता के लिए जानी जाने वाली महिलाओं के उदाहरणों का उपयोग करके दीवारों और घरों को बनाने में उनकी मदद करती है। वह सिबिल्स की कहानी बताती है जो प्राचीन भविष्यवक्ता थी और जिनका उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मान किया जाता था। लेडी जस्टिस छतों और फाटकों को जोड़कर शहर को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें महिला संतों को समर्पित करती है। अलेक्जेंड्रिया की सेंट कैथरीन को उनकी बुद्धिमत्ता और अपने विश्वास की रक्षा के लिए प्रमुखता से चित्रित किया गया है। सिटी ऑफ लेडीज के बाद द ट्रेजर ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज आए, जो महिलाओं के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका थी। उन्होंने राजकुमारियों, कुलीन महिलाओं और आम नागरिकों को सलाह दी कि सदाचार और बुद्धिमत्ता के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। क्रिस्टीन डी पिजान 100 साल के युद्ध वॉर की राजनीतिक उथल पुथल से भी बहुत चिंतित। उन्होंने विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिकाओं को समझाने के लिए मानव शरीर के रूपक का उपयोग करते हुए द बुक ऑफ द बॉडी पॉलिटिक लिखी। उन्होंने फ्रांसीसी शाही परिवार से अपनी अंदरूनी लड़ाई को रोकने और अंग्रेजी खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। में उन्होंने लैमेंटेशंस ऑन द सिविल वॉर गृह युद्ध पर विलाप लिखा, जिसमें फ्रांसीसी लोगों की पीड़ा पर अपना दुख व्यक्त किया गया। जैसे ही एलिस पेरिस के करीब आए, क्रिस्टीन डी पिजान को अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक कॉन्वेंट में शरण ली। बेटी एक नन थी। चुप रही और उन्होंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि फ्रांस को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी अंतिम रचना और द टेल ऑफ जोन ऑफ आर्क जहानेदार लिखने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जोन ऑफ आर्क को महिलाओं की ताकत और सदाचार में अपने आजीवन विश्वास की पूर्ति के रूप में देखा। यह कविता जोन के जीवन काल के दौरान किसी प्रमुख लेखक द्वारा जोन ऑफ आर्क के बारे में लिखी गई एकमात्र रचना थी। इस कविता को पूरा करने के कुछ समय बाद लगभग कॉन्वेंट में क्रिस्टीन डी पिजान की मृत्यु हो गई है। वह अपने पीछे कविता और गद्य की सभी अज्ञात रचनाओं की विरासत छोड़ गई। क्रिस्टीन डी पिजान को आज एक प्रारंभिक नारीवादी के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने अपने युग के स्त्री द्वेष को चुनौती दी थी। उनकी रचनाएं मध्ययुगीन महिला के जीवन और विचारों में एक अनूठी खिरगी प्रदान करती है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि महिलाओं को समान शिक्षा दी जाए तो वे बौद्धिक रूप से पुरुषों के समान होती हैं। शांति और सुशासन पर उनका जोर उन्हें मध्य युग का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक बनाता है। सिटी ऑफ लेडीज महिला सशक्तिकरण का उनका सबसे स्थायी प्रतीक बना हुआ है। अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करने का क्रिस्टीन डी पिजान का दृढ़ संकल्प एक प्रेरणा है। उन्होंने दरबार की राजनीति के खतरनाक पानी को बुद्धिमत्ता और सावधानी से पार किया। उनकी पांडुलिपियों को उनके पाठ और उनकी कला के लिए दुनिया भर के पुस्तकालयों में संजो कर रखा गया है। सिमोन डी बेवॉयर ने क्रिस्टीन डी पिजान को अपने लिंग सेक्स के बचाव में कलम उठाने वाली पहली महिला के रूप में उद्धृत किया।
क्रिस्टीन डी पिजान की आवाज है जिसे कभी इतिहास ने खामोश कर दिया था, आधुनिक दुनिया में स्पष्ट और सच्ची गूंजती है।